नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमिकॉन कॉमर्स में। इससे पहले हम लोग क्लास 11 के अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर देखा था, दैट इज मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं। तो जो आज का टॉपिक है ये कोई चैप्टर नहीं है, ये हमारे अकाउंटेंसी का कोई चैप्टर नहीं है, बट हाँ इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, कुछ बेसिक टर्म जो हम लोग यूज करते हैं अकाउंटिंग में, वो बेसिक वर्ड्स आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं, लाइक हम लोग कॉमर्स स्टूडेंट हो गए हैं अब, तो कॉमर्स स्टूडेंट को कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, लाइक डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, ट्रांजैक्शंस क्या होता है, इनकम, रेवेन्यू, लॉस, तो इन सभी का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग इसे अपनी लाइफ में अब यूज करने वाले हैं और कई बार हम लोग इनसे डील करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है वो पता होने चाहिए। तो ये जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं इनको हम लोग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। हम लोग इस वीडियो में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें 20 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी देखेंगे। ये रहे हमारे 20 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जिनको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन, इवेंट्स, अकाउंट, कैपिटल, ड्रॉइंग, गुड्स, लाइबिलिटीज, एसेट्स, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, गेन, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डेटर, क्रेडिटर और डिस्काउंट, ये 20 टर्म्स जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहला है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो चेंज होता है। ठीक है, जब भी हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होती हैं। ठीक है, इन तीनों में से कहीं ना कहीं चेंजेस होती हैं। लाइक अगर हमने कुछ परचेस किया है, ठीक है, तो जब हम लोग परचेस करते हैं तो अब ये हमारा एक ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, सेल किया तो सेल करते हैं तो ये हमारा एक ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, लोन लिया तो ये हमारा क्या हुआ, एक ट्रांजैक्शन हुआ। तो ट्रांजैक्शन जो है, जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं बिजनेस में, उसी को हम लोग कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो अब हम लोग फीचर्स देख लेते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है, ये सोशल एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, लाइक अगर हमने गुड को परचेज या सोल किया है कैश या क्रेडिट पे, ठीक है, तो वो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा। सैलरी हमने एम्प्लॉय को पेड किया है तो वो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा। ठीक है, अगर इंटरेस्ट पेड किया है हम लोगों ने, ठीक है, जो भी हम लोगों ने बैंक से अगर बोरो किया है, ठीक है, अगर किसी लेंडर से बोरो किया है उस पे जो हम लोगों ने इंटरेस्ट पे किया है तो वो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन सोशल एक्टिविटी जो होती है उस पे जो हम लोगों ने जो भी एक्टिविटी की है उसको हम लोग ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे। लाइक अगर किसी ने अपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट लिया है, ठीक है, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया है या किसी से गिफ्ट मिला है तो दैट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक, अब ट्रांजैक्शन जो है वो दो तरीके के होते हैं। ट्रांजैक्शन आर ऑफ टू टाइप, ट्रांजैक्शन में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। फर्स्ट होता है एक्सटर्नल एंड द सेकेंड वन इज इंटरनल। तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जब दो फर्म के बीच में होती है, दो बिजनेस के बीच में होती है। अगर हम लोगों ने परचेस किया है एक दूसरे से सेल किया है तो जो दो फर्म या दो बिजनेसमैन के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है उन्हें हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। और इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? तो इंटरनल ट्रांजैक्शन जो है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि बिजनेस के अंदर टेक प्लेस करती है, बिजनेस के अंदर होती है। लाइक अगर हम लोगों ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी तो ये हो गया। और अगर जो हमारे फिक्स एसेट होते हैं उनपे हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक है, तो जिसके बारे में हम लोग अभी आगे में डिटेल में पढ़ेंगे कि फिक्स एसेट क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये सभी बेसिक टर्म्स में आ रहे हैं, तो इन सबको भी हम लोग आगे कवर करेंगे। तो जो डेप्रिसिएशन लगता है वो भी हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिजल्ट इन अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म।
तो जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज होती है। हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल में कुछ ना कुछ चेंजेस आती हैं, ठीक है। लाइक अगर हम लोगों ने गुड्स को सेल किया है, ठीक है, तो जब हम लोगों ने गुड को सेल किया है तो हमारे पास से गुड्स जो है वो जा रहा है, बट उसके बदले हमारे पास कैश आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एसेट में चेंज हुआ है ना, कि हमारे एसेट गया और मगर दूसरा एसेट जो है दैट इज कैश, वो हमारे पास आया, ठीक है। तो जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, वो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन जो है, हमारे फर्म के फाइनेंशियल पोजीशन को वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो हमेशा मनी फॉर्म में होता है। तो इससे पहले भी हम लोगों ने अकाउंटिंग का भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी पढ़ा था, उसमें था कि अकाउंटेंसी में हम लोग क्वांटिटेटिव टर्म और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड कर पाते हैं, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में भी हम लोग मनी को ही रिकॉर्ड कर पाएंगे, ठीक है। जो ट्रांजैक्शन मनी फॉर्म में है उसी को हम लोग रिकॉर्ड कर पाएंगे, और जो मनी फॉर्म में नहीं है उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। लाइक अगर हमारे गुड्स में फायर लग गया, मतलब फायर की वजह से लॉस हो गया, ठीक है, तो अब हमें पता चल जाएगा ना कि हाँ कितना लॉस हुआ है, तो वो रिकॉर्ड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोगों ने सेल किया है, परचेस किया है, तो वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन हमारा कोई पार्टनर है जो कि फॉर्म छोड़ के चला गया, इसको नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हाँ जो मनी टर्म की चीजें हैं, जो मनी से रिलेटेड चीजें हैं, जब उनको हम लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे तो वो रिकॉर्ड करेंगे, लॉस शेयर करेंगे तो वो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जो मॉनेटरी टर्म में नहीं होंगी, उन चीजों को हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन की ये कुछ फीचर्स हो गए। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है हमारे बिजनेस का, जिसकी वजह से हमारा फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो चेंज होता है। सो नेक्स्ट टर्म है हमारा इवेंट। तो इवेंट जो है वो क्या होता है? तो एन इवेंट इज अ रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। तो इवेंट जो है वो रिजल्ट होता है हमारे ट्रांजैक्शन का। जो भी हम लोगों ने बिजनेस ट्रांजैक्शन की है, जो भी हमने ट्रांजैक्शन की है, उससे हमें अंत में क्या रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज नोन एज इवेंट, ठीक है। जैसे अगर हमने 5 रुपए का कोई चीज परचेस किया, ठीक, उसे हमने 8 रुपए में सेल किया, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 3 रुपए। तो जो लास्ट में हमने ट्रांजैक्शन क्या किया था? परचेस का किया था, सेल का किया, ठीक है। उससे हमें लास्ट में रिजल्ट क्या मिला, कंक्लूजन क्या मिला कि हमें 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो दैट इज नोन एज इवेंट। तो इवेंट जो है वो हमारा रिजल्ट होते हैं। तो एन इवेंट इज अ कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट वन इज अकाउंट। तो अकाउंट जो है, इसमें हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन जो सिमिलर नेचर के होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन जो सिमिलर नेचर के होते हैं, उनको एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। लाइक अगर कैश आया, कैश गया, फिर आता है, फिर जाता है, तो इसको हम लोग एक ही जगह एक बॉक्स में जो है उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो अकाउंट जो है, इसमें हम लोग जो लाइक नेचर के, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन सिमिलर नेचर के होते हैं, उन सभी को एक ही जगह पे लाकर ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग जो अकाउंट्स हैं वो सभी का बनाते हैं, मतलब जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें जिनके जिनके भी नाम आएंगे, जो जो चीजें आएंगी, उन सभी का अलग अलग एक अकाउंट प्रिपेयर होता है। जैसे अगर कोई पर्सन है तो अकाउंट ऑफ घनश्याम, अकाउंट ऑफ राम, अकाउंट ऑफ मशीनरी का भी अकाउंट बनता है, सैलरी का अकाउंट, ठीक है, रेंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, ओके। तो सारी चीजों का एक अकाउंट बनता है। जितने भी हम लोग ट्रांजैक्शन में जितनी भी चीजें यूज होंगी, लाइक अगर सचिन है, कैपिटल है, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, तो सारा कुछ हम लोग एक सबका अलग अलग अकाउंट बनता है, ठीक है। इससे हम लोग को क्या फायदा होता है कि सारी चीजें लाइक सेल्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हमको एक ही जगह मिल जाएंगी, ठीक है। परचेज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हमें एक ही जगह मिल पाएंगे। तो देख लेते हैं कि अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो अकाउंट जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। और लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग डेबिट साइड कहते हैं, ठीक है। डेबिट को हम लोग DR से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और राइट हैंड साइड को हम लोग क्रेडिट कहते हैं, और क्रेडिट को हम लोग CR से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अकाउंट जो है वो T शेप में होता है, ठीक है। अकाउंट जो है हम लोग का T शेप में होता है, देख सकते हैं ये T शेप का है ना।
तो अकाउंट जो है हमारा वो टी शेप में होता है, और अकाउंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अकाउंट को हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग अकाउंट के बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग लेजर पढ़ेंगे, ठीक है। लेजर कैसे प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम हम लोग एकदम डिटेल में उसको अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है? तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो कैपिटल क्या हुआ? कैपिटल जो है वो अमाउंट होता है जो कोई भी ऑनर अपने बिजनेस एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। लाइक अगर हम लोग बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो हम लोग कुछ चीजें अपने बिजनेस को देंगे, लाइक मनी देंगे, कुछ सामान चाहिए हमें, ठीक है। ऐसे ही खाली हाथ तो हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो वो चीजें जो हम लोग स्टार्टिंग में लगा रहे हैं अपने बिजनेस में उसे भी कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो कैपिटल क्या हुआ? कैपिटल जो है वो अमाउंट हुआ जो प्रोपराइटर या ओनर जो है वो इन्वेस्ट करता है, किसमें इन्वेस्ट करता है? अपने बिजनेस एंटरप्राइज में, ठीक है। तो एनी अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज इज नोन एज कैपिटल। वन इज ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग क्या होता है? तो कोई भी कैश, एनी कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज। जब जो ऑनर है, ठीक है, जो प्रोपराइटर है बिजनेस का, वो अगर कोई भी कैश अमाउंट या गुड जो भी जिससे हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर बिजनेस से निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, या प्राइवेटली किसी को पेमेंट करने के लिए, तो उसको कहते हैं ड्रॉइंग, ठीक है। फिर से हम लोग देख लेते हैं कि कैपिटल जो है वो अमाउंट होता है जो प्रोपराइटर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, ठीक है। लेकिन जो ड्रॉइंग है वो अमाउंट होता है जो वो विड्रॉन करता है, ठीक है, जो वो विड्रॉन करता है अपने बिजनेस इंटरप्राइज से अपने पर्सनल यूज के लिए। अपने पर्सनल यूज के लिए जो अमाउंट प्रोपराइटर निकालता है बिजनेस इंटरप्राइज से उसे कहते हैं ड्रॉइंग। नेक्स्ट वन इज लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज क्या है? तो लायबिलिटीज को हम लोग कर्ज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो अमाउंट हम लोग या जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो आउटसाइडर से लेती है, ठीक है, जो अमाउंट फर्म आउटसाइडर से लेती है अदर देन प्रोपराइटर, ऑनर से नहीं, जो वो उसके अलावा जो और लोन लेती है या अगर किसी से उधार सामान लेती है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं लायबिलिटी, ठीक है। तो लायबिलिटीज इज द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर। वो अमाउंट जो फर्म आउटसाइडर से लेती है उसे कहते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी जो है वो दो तरीके के होते हैं। लायबिलिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सो फर्स्ट वन इज इंटरनल लायबिलिटी एंड द सेकेंड वन इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी क्या हुआ? जो अंदर से लायबिलिटी ली जाती है। तो वो कर्ज या वो अमाउंट जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो ऑनर से लेता है उसको कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है। और एक्सटर्नल लायबिलिटी वो लायबिलिटी होते हैं जो वो अपने आउटसाइडर से लेता है। तो जो लायबिलिटीज टर्म है उसको हम लोग एज ए एक्सटर्नल लायबिलिटी की तरह ही यूज करते हैं, क्योंकि इंटरनल लायबिलिटी को हम लोग कैपिटल मानते हैं, ठीक है, कैपिटल मानते हैं, इस वजह से इसको इंटरनल लायबिलिटी या हम लोग कैपिटल भी कह सकते हैं। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज को हम लोग लायबिलिटी की तरह ही एकदम ट्रीट करेंगे। अगर लायबिलिटीज बोला जा रहा है तो इसका मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोला जा रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये कर्ज होता है तो ये फर्म को पे करना होता है, ठीक है। तो अगर ऑनर जो है वो कैपिटल दिया है तो उसके लिए वो क्या होगा कि जो बिजनेस एंटिटी है वो उसको प्रॉफिट देगा। अगर एक्सटर्नल लायबिलिटीज हम लोगों ने ली है तो अब हम लोगों को जो बिजनेस इंटरप्राइज है उसको इन्हें इंटरेस्ट भी देना होगा, प्लस इनका जो अमाउंट हमने लिया है वो भी देना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो वो कर्ज जो कि फर्म को अपने इंटरनल पार्टीज को देना होता है, दैट इज प्रोपराइटर या ओनर ऑफ द बिजनेस, उसको कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। और वो अमाउंट जो बिजनेस एंटिटी को अपने एक्सटर्नल एक्सटर्नल यूजर्स को देना होता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है। नाउ लायबिलिटीज जो है हम लोग उसको और भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो क्या क्या है? तो एक है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इसको हम लोग फिक्स लायबिलिटीज के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, इसको हम लोग करंट लायबिलिटीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, जिनका पेमेंट हमको मतलब
1 साल से ज्यादा का टाइम मिलता है पेमेंट करने के लिए, ठीक है। वो लाइबिलिटी जो हम लोगों ने 1 साल से ज्यादा के लिए ली हो उनको कहते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या फिक्स लाइबिलिटी, और वो लाइबिलिटी जिसकी पेमेंट हमको 1 साल के अंदर में करनी होती है, ठीक है, विद इन 1 ईयर करनी होती है, उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज क्या होंगी, तो वो जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, कि हम लोगों ने बैंक से जब ओवरड्राफ्ट लेते हैं तो वो एक तरह का लाइबिलिटी होता है, ठीक है। या क्रेडिटर से हम लोगों ने जो लिया है गुड्स, उसके ऊपर क्रेडिट पे हम लोग जब क्रेडिटर से गुड लेते हैं तब हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी बनती है, तो उसको भी कहते हैं हम लोग करेंट लाइबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। सो लाइबिलिटीज जो है वो अमाउंट होती है जो फर्म को पे करनी होती है अपने आउटसाइडर को, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटीज भी कह सकते हैं। तो जब भी लाइबिलिटी की बात होगी तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को ही देखेंगे, ठीक है। इंटरनल लाइबिलिटी जो होती है वो लाइबिलिटी होती है जो फर्म को अपने ओनर को पे करना होता है, और इंटरनल लाइबिलिटी को हम लोग कैपिटल नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो लाइबिलिटी होती है वो 2 तरीके की होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और फिक्स लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट वन इज एसेट। तो एसेट क्या होता है, तो एनीथिंग विच इज इन पोजेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस इज नोन एज एसेट। तो वो कोई भी चीज जो कि हमारे पोजेशन में होती है, जो हमारे अंडर में होती है, ठीक है, हमारे बिजनेस इंटरप्राइज के अंडर में होती है, या हमारे बिजनेस इंटरप्राइज की प्रॉपर्टी होती है, उसे हम लोग कहते हैं एसेट, ठीक है। तो एसेट वो भी हो सकती हैं जो हमारी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करती हैं। एसेट्स वो भी हो सकती हैं जिनसे हम लोग डील करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें लाइक जो हमारे पोजीशन में होती हैं और जो हमारी प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है, हमारे बिजनेस इंटरप्राइज की प्रॉपर्टी होती हैं, उनको हम लोग कहते हैं एसेट्स, ठीक है। तो एसेट जो है वो कई तरीके की होती हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एसेट। सो टाइप ऑफ एसेट में हमारा फर्स्ट एसेट होता है फिक्स एसेट, ठीक है। तो फिक्स एसेट वो एसेट होते हैं जिनकी मदद से हम लोग अपने बिजनेस इंटरप्राइज के जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट विच हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स और द सर्विसेज, बट इट इज नॉट मीन फॉर रीसेल पर्पज। लेकिन इसे हम लोग बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, ठीक है। इसे हम लोग बेचने के पर्पज से नहीं खरीदते हैं, इसको हम लोग खरीदते हैं गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर एटसेट्रा, ठीक है। अब करंट एसेट क्या होता है, तो करंट एसेट जो है वो एसेट होता है जिसे हम लोग सेलिंग पर्पस की वजह से खरीदते हैं, ठीक है, या वो ऐसे जिसको मैनेजमेंट 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करना चाहे, उसे हम लोग करंट एसेट कहते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो ऐसे जो शॉर्ट पीरियड ऑफ के लिए हमारे पास रहती हैं, जो एसेट शॉर्ट पीरियड के लिए हमारे पास होती है, उनको हम लोग करंट एसेट कहते हैं, ठीक है। लाइक स्टॉक हो गया। अब स्टॉक क्या होता है, जिनसे हम लोग डील करते हैं, ठीक है, जिसके हम लोग सेल परचेस करते हैं जिन कमोडिटीज के साथ, उसको हम लोग कहते हैं स्टॉक या गुड्स, ठीक है। तो वो हो गए। उसके बाद डेटर। तो डेटर वो होते हैं जिन्हें हम लोग क्रेडिट पे कोई सामान दिए होते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्रेडिट पे उन्हें कोई सामान दिए तो अब वो लाइबल हो गए हैं हमें वो अमाउंट पे करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए डेटर जो है वो हमारे करंट एसेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एसेट इज टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट। तो टेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं, जिन्हें हम लोग फील कर सकते हैं, ठीक है। तो टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन और टच्ड, ठीक है। वो एसेट जिनको हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं उनको कहते हैं हम लोग टेंजिबल एसेट, ठीक है। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, ठीक है। अब इनटेंजिबल एसेट क्या होते हैं, तो इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट होते हैं जिनको हम लोग ना तो देख सकते हैं ना तो टच कर सकते हैं, ठीक है। लाइक इसमें क्या होता है कि गुडविल होता है। किसी भी इंटरप्राइज का जब वो काफी समय तक बिजनेस करता है तो उसका एक गुडविल बन जाता है, तो वो भी उसका एक एसेट होता है। और गुडविल के बारे में हम लोग आगे काफी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, ठीक है, या कोई एक्सपेंस जो हम लोगों ने पहले से पे कर दिया, लाइक रेंट है तो रेंट हम लोगों ने पहले से पे कर दी है, तो अब तो हमें इसे पे करने की जरूरत नहीं है, तो वो हमारा क्या बन गया, एसेट बन गया। तो इनटेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जो
हम लोग को दिखते भी नहीं है और ना ही हम उनको फील कर सकते हैं, ठीक है। सो दे डू नॉट हैव एनी फिजिकल एविडेंस, बट टेंजिबल assets are those assets which have physical existence and they can be seen or touched, okay, but intangible assets are those assets which cannot be seen or touched. नेक्स्ट वन इज लिक्विड एसेट। तो लिक्विड एसेट वो एसेट होते हैं जो कैश फॉर्म में होते हैं या इसको इजिली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हम लोग कैश इंक्लूड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इंक्लूड कर सकते हैं, डेटर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विड एसेट आर दोज एसेट विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू द कैश। फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट। फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट वो एसेट होते हैं जिनके बदले हमें कैश नहीं मिलता है, ना ही फर्दर कुछ बेनिफिट मिलता है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड में से शो करते हैं और हर साल इसमें से कुछ अमाउंट जो है निकालकर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हर साल राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। तो इसमें किस तरह के एसेट्स आएंगे, तो इसमें जिसे हम लोग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होती हैं, ठीक है, प्रीलिमिनरी एक एक्सपेंस होता है वो, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट कहलाते हैं, ठीक है। तो फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट के बदले हमें कोई कैश नहीं मिल रहा है, कोई भी इससे हमें फर्दर बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको एसेट साइड में शो करते हैं और हर साल कुछ अमाउंट जो है हम लोग उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करते हैं। नेक्स्ट वन इज कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। तो कैपिटल रिसिप्ट जो है वो अमाउंट होता है जो हमें कैपिटल से मिलता हो, ठीक है। तो वो अमाउंट जो हमें कैपिटल की वजह से मिलता हो उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और जो अमाउंट हमें डे टू डे एक्टिविटी कर मिलता है उसे हम लोग कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। तो अब हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं एक बार। सो जो कैपिटल रिसिप्ट होता है इसको हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं, लेकिन जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है उसको हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट के कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होते हैं जो हमें फिक्स एसेट के सेल पे मिलते हो, ठीक है। तो अमाउंट विच रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ द फिक्स एसेट, या जो प्रोपराइटर होते हैं या जो ऑनर होते हैं बिजनेस के, वो अगर कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस में तो उसको भी हम लोग कैपिटल रिसिप्ट करते हैं, ठीक है। फिर मनी ऑब्टेन फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर। जब हम लोग शेयर और डिवेंचर इश्यू करते हैं, जो कंपनी है अगर शेयर और डिवेंचर इश्यू करती है तो उससे जो अमाउंट मिलता है वो भी हमारा कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है, ठीक है। अगर हम लोगों ने लोन रेज किया है तो उससे जो अमाउंट मिलता है वो भी कैपिटल रिसिप्ट ही कहलाता है। लेकिन जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उसमें जब हम लोग गुड्स को सेल करते हैं, गुड्स क्या होते हैं, तो वो प्रोडक्ट या वो सर्विसेज जिसको हम लोग अपने डेली लाइफ में डील कर रहे हैं, जो बिजनेस में हम लोग डीलिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग खरीदते हैं या बेचते हैं उनको गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो उनके बेचने से जो अमाउंट हमें मिलता है, जब हम लोग बेचते हैं गुड तो जो अमाउंट मिलता है उसे हम लोग कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। कमीशन और फी रिसीव फ्रॉम द सर्विसेज रेंडर। अगर हम लोगों ने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है तो उसमें जो हमें कमीशन मिल रहा है या फीस मिल रहा है, ठीक है, तो वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएंगे। या जो इंटरेस्ट या डिविडेंड हम लोगों को मिलता है अपने इन्वेस्टमेंट पे तो उनको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो डेली नेचर के होते हैं, ये डेली होते हैं, बट कैपिटल रिसिप्ट कभी कभी होते हैं। लाइक अगर हम लोग मशीनरी रोज रोज तो नहीं खरीदते हैं ना प्रोडक्शन के लिए, या रोज रोज इसको हम लोग नहीं बेचते हैं, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट वो अमाउंट होता है जो मतलब हम लोगों को फिक्स एसेट के सेल पे मिलता है या प्रोप्राइटर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, उसको शेयर और डिवेंचर को इश्यू करके मिलता हो या बाय द वे ऑफ लोन मिलता हो, ठीक है। और ये डेली नेचर का नहीं होता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो डेली नेचर का होता है और इसको हम लोग गुड्स के सेल पे मिलता है, कमीशन और या फीस जब हम लोगों को मिलता है तब रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है, या इंटरेस्ट और डिविडेंड जब हम लोग रिसीव करते हैं तो उसे हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो एक्सपेंडिचर कोई भी अमाउंट जब हम लोग स्पेंड करते हैं या इनकर्ड करते हैं एसेट्स को एक्वायर करने में,
ठीक है। किसी भी एसेट को एक्वायर करने में जो भी अमाउंट या जो भी एक्सपेंसेस हम लोग इनकर्ड करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एनी अमाउंट स्पेंड और इनकर्ड एंड ऑन एक्वायरिंग एसेट इज नोन एज एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के होते हैं, जिस तरह से रेवेन्यू दो तरीके के होते थे, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, उसी तरह एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर जो हम लोग कैपिटल के ऊपर करते हैं, ठीक है, लाइक फिक्स एसेट पे, ठीक है। अगर हम लोग फिक्स एसेट पे जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। लाइक अगर मशीनरी है, ठीक है, तो मशीनरी को परचेस करने में जो अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो डेली नेचर का होता है, ठीक है। इसको हम लोग डे टू डे बिजनेस में करते हैं। लाइक अगर हमारे स्टेशनरी कम हो गया, ठीक है, स्टेशनरी खरीदना है तो उसके लिए, या गुड्स खरीदने हैं तो उसके लिए, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो हम लोग जो गुड्स खरीदते हैं, जिनसे हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है, उनको खरीदने के लिए जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हम लोग फिक्स एसेट को खरीदने में जो एक्सपेंडिचर करते हैं उनको हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलता है, लंबे समय के लिए मिलता है, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये मैक्सिमम हम लोगों को 1 साल तक ही प्रॉफिट देता है, ठीक है। इसका बेनिफिट हमें बस 1 साल के लिए मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये जो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग गुड्स पे करते हैं, ठीक है, और गुड्स को हम लोग 1 साल के अंदर में सेल करते हैं, ठीक है। तो गुड्स जो होते हैं उनको हम लोग को 1 साल के अंदर में सेल करना होता है, तो ये हमें 1 साल तक ही बेनिफिट देता है मैक्सिमम। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हम लोग लंबे समय के लिए करते हैं, ठीक है, इसलिए ये हमें लंबे समय तक के लिए बेनिफिट देता है, ठीक है। लाइक अगर हम लोग फिक्स एसेट में मशीनरी खरीदते हैं तो मशीनरी जो है वो 1 साल में तो खराब होगा नहीं, ठीक है, वो काफी समय तक हमारा प्रोडक्शन करने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हमें लॉन्ग पीरियड के लिए बेनिफिट दिया। फिर नेक्स्ट है ये हमारी कैपेसिटी, बिजनेस की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर जैसे एक मशीनरी है, ठीक, हमने एक और मशीनरी खरीद लिया, अब हमारे पास डबल कैपेसिटी हो गई ना प्रोडक्शन करने की। और लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये हमारे जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको मेंटेनेंस करती है, उसको मेंटेन करके रखी रहती है, ठीक है। तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये हमारी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। इसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इसे हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं, क्योंकि ये फिक्स एसेट में हम लोग लगाए हैं, ठीक है। तो जब हम लोगों ने मशीनरी खरीदी है, प्लांट्स खरीदा है, ठीक है, मोटर व्हीकल्स खरीदा है, तो ये सारा कुछ हम लोग एसेट साइड में बैलेंस शीट में शो करते हैं। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो डेली नेचर का होता है, ठीक है। तो ये हम लोग ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। मतलब इसको हम लोग ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको शो करते हैं। इसके अलावा एक्सपेंडिचर का एक और टाइप होता है, दैट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। ये मतलब 3 से 7 साल तक के लिए हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसकी खासियत क्या होती है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों का नेचर अपने में रखा रहता है। अब कैसे रखा रहता है, तो जैसे कि हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में शो करते थे तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। लेकिन इसको हम लोग हर साल राइट ऑफ करते हैं। मतलब इसका कुछ जो अमाउंट है, लाइक अगर एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट हम लोगों ने 5 लाख का किया, ठीक है। तो 5 लाख का किया तो हम लोगों ने माना कि ये हमें 5 साल तक बेनिफिट देगा, ठीक है। 5 लाख का एडवर्टाइजमेंट किया तो हम लोगों ने मान लिया कि ये 5 लाख तक मतलब 5 साल तक हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो हर साल हम लोग 1-1 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसका राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर पहला साल है, ठीक है, तो पहले साल हम लोग 1 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे और बैलेंस शीट में 4 लाख रुपए शो करेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह हम लोग दूसरे साल
अब क्या करेंगे, 1 लाख रुपए उधर शो करेंगे और बैलेंस शीट में अब 3 लाख रुपए शो करेंगे, ठीक है। और ये ऐसा तब तक चलेगा जब तक बैलेंस शीट में 0 ना हो जाए, ठीक है। तो डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमें 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और इसे हम लोग राइट ऑफ करते हैं, ठीक है, इसे हम लोग राइट ऑफ करते हैं। एक्सपेंसेस, तो वो कॉस्ट जो हम लोग गुड्स के प्रोडक्शन या उसके सेलिंग में जो भी कॉस्ट लगते हैं उनको एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम लोग कोई रेंट पे कर रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हुआ, हमारा एक्सपेंस हुआ, ठीक है। तो एक्सपेंसेस वो अमाउंट होती हैं जो हम लोग इनकर्ड करते हैं प्रोडक्शन और सेलिंग पर्पस के लिए, ठीक है। गुड की प्रोडक्शन और सेलिंग में जो भी कॉस्ट इनकर्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंसेस। नेक्स्ट वन इज रिवेन्यू। तो रिवेन्यू क्या होता है कि वो अमाउंट जो हमको एसेट के सेल करने पे मिलता है उसे रिवेन्यू कहते हैं। अब लोग जो है कंफ्यूज होते हैं प्रॉफिट, इनकम और रिवेन्यू में। तो क्या होता है कि रिवेन्यू जो है वो हमें सेल करने पे जो टोटल अमाउंट मिलता है उसी को हम लोग रिवेन्यू कहते हैं। जैसे हमने 4 लाख का सामान लिया, ठीक है, अब उसे हम लोगों ने बेचा 5 लाख रुपए में, तो ये जो 5 लाख रुपए है वो हमारा रिवेन्यू कहलाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसे एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट, एसेट को सेल करने पे जो अमाउंट भी हमें मिलता है उसे हम लोग कहते हैं रिवेन्यू, ठीक है। तो अब इनकम क्या होता है, तो इनकम जो है, जो सरप्लस होता है रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज नोन एज इनकम। सो इनकम जब हम लोग को जो टोटल रिवेन्यू मिला है उसमें हम लोग जितना भी एक्सपेंसेस हुआ है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है, जो भी गुड्स और सर्विसेज में जो भी कॉस्ट इनकर्ड किया है उसको लेस करते हैं, तो जो अमाउंट मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, इनकम। तो एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज नोन एज इनकम। सो अब एक्सपेंस हो गया, रिवेन्यू हो गया, इनकम हो गया, प्रॉफिट। अब तो प्रॉफिट क्या होता है, जब हम लोग टोटल रिवेन्यू को टोटल एक्सपेंसेस से माइनस करते हैं तो जो आता है उसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो जब हम लोग टोटल रिवेन्यू, जो बिजनेस फर्म को जितना भी टोटल रेवेन्यू हुआ है प्लस जितना टोटल एक्सपेंसेस हुआ है, ठीक है, तो इसका कंपैरिजन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, प्रॉफिट। तो टोटल सरप्लस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस इज नोन एज प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गेन, ठीक है। तो अब गेन क्या होता है, तो जब हमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है किसी एक इवेंट से, ठीक है, किसी भी एक इवेंट से जो हमें बेनिफिट मिलता है उसे हम लोग कहते हैं गेन। लाइक अगर हम लोगों ने 10 लाख का फिक्स एसेट खरीदा था, ठीक है, और अब हमने उसे 15 लाख में बेच रहा है, ठीक है, तो यहां पर हमें इस इवेंट से, जो ये इवेंट हुआ है उससे हमें 5 लाख का गेन हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको ये नहीं कहेंगे हमें 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, हम लोग कहेंगे कि हमें 5 लाख का गेन हुआ है, ठीक है। तो गेन क्या होता है, एक इवेंट होता है, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस इज नोन एज प्रॉफिट। इनकम क्या होता है, तो इनकम इज सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज नोन एज इनकम। अब हमें इनकम प्रॉफिट तो पता चल गया, तो जब प्रॉफिट पता चल गया तो हम लोग लॉस भी बता सकते हैं कि जब रिवेन्यू को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्सपेंसेस से और पॉजिटिव नंबर आता है तो वो प्रॉफिट कहलाता है, बट ये निगेटिव आ जाता है तो ये लॉस कहलाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस ओवर टोटल रेवेन्यू इज नोन एज लॉस, ओके। सो अब हम लोग देखेंगे परचेस और सेल्स क्या होता है। तो जब हम लोग गुड्स का परचेस या सेल करते हैं, ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग परचेस और सेल्स वर्ड को लिखते हैं। लाइक गुड्स का मतलब क्या होता है कि वो चीजें, एनीथिंग इन विच आवर बिजनेस एंटिटी डील्स विद, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिससे हमारा बिजनेस डील करता है। लाइक अगर मेरी शूज की शॉप है, ठीक है, तो शूज हमारा क्या हो गया, गुड्स हो गया, ठीक है। अगर कोई जलेबी की दुकान है तो जलेबी उसके लिए क्या हो गई, गुड्स हो गई, ठीक है। अगर कपड़े की दुकान है तो कपड़े उनके लिए गुड्स हो गए, ठीक है। तो जब हम लोग, जैसे अगर कपड़े की दुकान है, क्लॉथ्स की दुकान है, तो क्लॉथ उसके लिए गुड्स हो गया। तो जब हम लोग क्लॉथ्स को परचेस करते हैं तो उसे हम लोग
परचेस शो करते हैं, ठीक है। उसको अलग नाम से नहीं लिखते हैं, हम लोग परचेस लिखते हैं, ठीक है। मगर वही अगर मशीनरी है कोई, ठीक है, वो अगर हम परचेस करेंगे तो उसको हम लोग दिखाएंगे मशीनरी की तरह, ठीक है। अगर कोई लैंड खरीद रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे लैंड से। लेकिन जिन चीजों के साथ हम लोग डील करते हैं, जिससे हम बिजनेस कर रहे हैं, उन चीजों को हम लोग परचेस के रूप में दिखाएंगे, ठीक है। तो जब भी हम उन्हें परचेस करेंगे तो उनको हम लोग परचेस लिखेंगे, गुड्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं लिखेंगे ये क्लॉथ आया, ये लिखेंगे ये परचेस हुआ, ठीक है। तो परचेस उस टाइम हम लोग यूज करते हैं जब परचेस को, अगर हम लोगों ने परचेस किया, अगर हम रिटर्न करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग परचेस रिटर्न करते हैं। तो जो सामान हम लोगों ने परचेस किया है, जब उसे रिटर्न करते हैं तो उसे परचेस रिटर्न कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि हम लोग बाहर भेज रहे हैं तो रिटर्न आउटवर्ड भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट है सेल्स। तो सेल्स, जब हम लोग गुड्स को ही सेल करते हैं तो सेल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जब कोई और जो जिसे हम लोगों ने सेल किया है वो उसे रिटर्न करता है, ठीक है, जो वो गुड्स को रिटर्न करता है तो उसे हम लोग कहते हैं सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड्स, ठीक है, क्योंकि अंदर आ रहा है तो रिटर्न इनवर्ड्स। डेटर है वो कौन होता है, तो जैसे अगर हमारी बिजनेस इंटरप्राइज है, ठीक है, वो क्लॉथ से डील कर रही है, ठीक है। अगर एक शर्ट है तो एक पर्सन ने शर्ट लिया, ठीक है, और क्रेडिट पे लिया और कहा कि हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस टाइम पे ये क्या हुआ, हमारे लिए डेटर हुआ, ठीक है। ये पर्सन जो है हमारे लिए क्या हुआ, डेटर हुआ, क्योंकि इसने बोला है कि फ्यूचर में ये पेमेंट करेगा और हमारा गुड्स भी ले लिया है, ठीक है। तो ये पर्सन हमारे लिए डेटर कहलाएगा, ठीक है। लेकिन हम जो हैं, ठीक है, हम जो बिजनेस इंटरप्राइज है, हमने क्या किया, उसे क्रेडिट पे दिया है, तो हम लोग उसके लिए क्या होंगे, क्रेडिटर होंगे, ठीक है। तो क्रेडिटर और डेटर, आई होप कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जो है रिबेट होता है और अलाउंस होता है जो कि सेलर के द्वारा दिया जाता है अपने बायर को, ठीक है। जब भी हम लोग कुछ परचेस करते हैं या हम लोग कभी जैसे मॉल में ही जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है 5% ऑफ, तो ये हुआ हमारे लिए क्या, डिस्काउंट। हमें जो कैटलॉग प्राइस है उस पे डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, उस पे हमें छूट मिलती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट जो है वो दो तरीके का होता है, फर्स्ट वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड द सेकेंड वन इज कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, लाइक 5%, 10%, 15%, और ये सभी को दिया जाता है। जो सेलर होता है वो सभी को देता है। जैसे मॉल्स में ही अगर लिखा है 5% ऑफ, तो ये जो ऑफर है वो सभी को दिया गया है, जितने भी सेलर हैं जितने भी बायर हैं उन सभी को दिया गया है। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है वो सेलर के द्वारा अपने बायर को इसलिए दिया जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दें, ठीक है, पेमेंट में वो डिले ना करें। तो ये डिस्काउंट कुछ इस तरह का रहता है, लाइक अगर सेलर अपने बायर से कह देता है कि आप हमें अगर 2 दिन में पेमेंट कर देंगे तो आपको 2% का डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको फुल अमाउंट पे करना होगा। अब इस टाइप का डिस्काउंट को हम लोग कहते हैं कैश डिस्काउंट। इसमें क्या होता है, हम लोग उन्हें पेमेंट करने के लिए लाइक प्रॉम्प्ट पेमेंट हो जाए, इस वजह से उनको डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। हम लोगों ने 20 मोस्ट कॉमन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी देख लिया है। इसके अलावा भी कई सारे टर्मिनोलॉजी होते हैं, हमने जो 20 कॉमन टर्मिनोलॉजी है उन्हें अभी देखा है, ठीक है। तो और जब हम लोग आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उन्हें एक एक करके हम लोग समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपको इससे कुछ भी मदद मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन या फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।